अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन व मरहबा। सबको खुश आमदीद है अरबिक की लैंग्वेज के सबसे पहले लेसन में। ये जो हमारा पहला लेसन है ये होगा एराब के बारे में, हरकत के बारे में, ज़बर ज़ेर पेश जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं उसके बारे में। उसके बारे में कुछ बातें आपको बताऊंगा, कुछ नाम बताऊंगा, और ये बातें ऐसी हैं कि ये पूरे अरबिक लैंग्वेज सीखने के सफ़र में आपके काम आएंगी। तो मैंने सोचा कि शुरू में ही आपको बता देता हूँ ताकि बार बार आपको ये बताना ना पड़े। देखिए, अरबिक लैंग्वेज में एक चीज़ डिफरेंट है दूसरी लैंग्वेज से। वो क्या है? एराब, हरकत, ज़बर ज़ेर पेश। और ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर एराब बदल जाएं, हरकत बदल जाएं, जिसको पेश देना है उसको ज़बर दे दिया और जिसको ज़बर देना है उसको ज़ेर दे दिया, तो इससे मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। आप किसी भी तहरीर को, किसी भी किताब को नहीं समझ पाएंगे जब तक उस पर एराब नहीं लगे हुए हों। तो एराब का समझना, एराब का देखना ये बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब वाइट बोर्ड पर चलते हैं और वहाँ जाकर कुछ चीज़ें सीखते हैं। यहाँ पर हम वाइट बोर्ड पर आगे हैं। देखें, जो अरबिक लैंग्वेज है उसमें 3 तरह के एराब होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये एराब है जिसको हम बचपन से ज़बर पढ़ते हुए आए हैं। दूसरा जो एराब है वो ये वाला है जिसको हम पेश पढ़ते हुए आए हैं। और तीसरा जो है वो ये एराब है जिसको हम ज़ेर पढ़ते आए हैं अरबिक लैंग्वेज के अंदर। और चौथा एराब जिसे हम पढ़ते आए हैं वो ये वाला सुकून होता है। तो ये कुल 4 तरह के एराब होते हैं अरबिक लैंग्वेज के अंदर। ज़बर है, पेश है, ज़ेर है और सुकून है। लेकिन ये जो नाम हमने रखे हैं इन हरकत के, ज़बर, पेश और ज़ेर और सुकून, अरबिक के अंदर ये नाम इसके नहीं हैं। अरबिक में इसके नाम जो हैं वो डिफरेंट हैं। वो क्या नाम है आइए मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर जो ज़बर है अरबिक लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? फ़तहा। और जो पेश है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ज़म्मा। और जो ज़ेर है उसको बोलते हैं कसरा। और जो सुकून है उसको बोलते हैं जज़्म। तो ये 4 नाम हो गए। ज़बर को फ़तहा कहते हैं, पेश को दम्मा कहते हैं, और ज़ेर को कसरा कहते हैं, और सुकून को हम जज़्म कहते हैं। ये जो जज़्म है इसको अरबिक में लिखने का तरीका भी डिफरेंट है। उर्दू में जो हम जज़्म सुकून लिखते हैं वो ऐसे छोटे से दाल की तरह लिखते हैं, लेकिन अरबिक लैंग्वेज में जो जज़्म होता है उसको हम छोटे से दायरे के साथ लिखते हैं इस तरह करके। तो फ़तहा जो है वो हमारे पास इस तरह का हो जाएगा, और दम्मा जो है वो हमारे पास इस तरह हो जाएगा, और कसरा जो है वो हमारे पास इस तरह हो जाएगा, और जज़म जो है वो इस तरह हो जाएगा। फ़तहा जो है वो आ की आवाज़ देता है, तो ये बा फ़तहा बा, बा दम्मा बू, और बा कसरा बी। और जज़म जो है ये इसकी अपनी आवाज़ उस वक्त तक नहीं आती जब इसको पहले वाले हर्फ के साथ ना मिला लें। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर एक बा है और उसके ऊपर सुकून है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे? फ़तहा, मिसाल के तौर पर अलिफ है, उसके ऊपर फ़तहा है तो बोलेंगे अब। इस तरह ये आवाज़ें आएंगी। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। वो लफ्ज़, वो हर्फ जिसके ऊपर फ़तहा होता है उसको हम क्या कहते हैं कि ये मफ्तूह है। क्या है ये? मफ्तूह है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बा है, उसके ऊपर फ़तह है यानी ज़बर है, तो मैं कहूँगा कि बा की हालत एराबी क्या है, इसकी कंडीशन क्या है? तो हम कहेंगे बा जो है वो मफ्तूह है। बा क्या है? मफ्तूह है। यानी क्या मतलब बा मफ्तूह है? यानी बा के ऊपर फ़तह है, बा के ऊपर ज़बर है। और इसको बाज़ औक़ात मंसूब भी कहते हैं। 2 नाम भी हो सकते हैं, बाज़ लोगों के मंसूब भी हैं। तो मफ्तूह है और मंसूब है। इसी तरह
وہ لفظ جس کے اوپر ضمہ ہوتا ہے، اس کے اوپر پیش ہوتا ہے، اس کی جو حالت اعرابی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ مرفوع ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ جو با ہے، یہ والا با، اس کی حالت اعرابی کیا ہے؟ ہم کہیں گے یہ مرفوع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے۔ اور اسی طرح وہ لفظ جس کے نیچے زیر ہوتا ہے، کسرہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کی حالت اعرابی کیا ہوتی ہے؟ مکسور ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ والا با جو ہے یہ مکسور ہے۔ کیوں؟ ہم کہیں گے اس کے نیچے کسرہ ہے، اس لیے یہ مکسور ہے۔ اور وہ لفظ جس کے اوپر سکون ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مجزوم۔ ہم کہیں گے کہ یہ جو با ہے اس کی حالت اعرابی جو ہے یہ مجزوم ہے، کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جس کے اوپر فتحہ ہوگا اس کی حالت اعرابی مفتوح یا منصوب ہے، جس کے اوپر ضمہ ہوگا اس کی حالت اعرابی مرفوع ہوگی، اور جس کے نیچے کسرہ ہوگا اس کی حالت اعرابی مکسور ہوگی، اور جس کے اوپر جزم ہوگا اس کی حالت اعرابی کیا ہوگی؟ اس کی حالت اعرابی مجزوم ہوگی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد آخری بات جو اس لیسن کے اندر کرنی ہے ہم نے، اس کے بعد ایک اور چیز ہے تنوین۔ تنوین جو ہے دو زبروں کو، دو زیروں کو، دو پیشوں کو کہتے ہیں۔ تینوں کو کسی بھی آ جائے، یا دو پیشوں کو، یا دو زیروں کو، یا دو زبروں کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ اور جس لفظ کے اوپر تنوین ہوتی ہے فتحہ والی، اس کے ساتھ ہم الف کا اضافہ بھی کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بن۔ اور جس کے نیچے زیر ہوتی ہے تنوین والی، اس کو کہتے ہیں بن۔ اور جس کے اوپر دو پیشیں ہوتی ہیں تنوین مرفوع والی، اس کو کہتے ہیں بن۔ تو بن، بن، بن۔ تو یہ کچھ باتیں تھی جو سبق شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ تو اس لیسن کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے فتحہ، ضمہ، کسرہ اور جزم کے بارے میں بات کی، حالت اعرابی کے بارے میں بات کی، اور تنوین کے بارے میں بات کی۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔